अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप में। इस टाइप में ना आपको डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन टाइम निकालनी होती है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए गिवन टाइम निकालनी होती है। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा बड़े सही ढंग से फ्रेम करने पड़ते हैं, अदरवाइज थोड़ा कैलकुलेशन हो जाती है। तो मैं कंसेप्ट बता दे रहा हूँ क्या है। देखो, तुम्हें याद है कि इसमें जो स्पीड होती थी वो कांस्टेंट नहीं होती थी, क्यों? क्यों इसमें स्पीड कांस्टेंट नहीं होती है? ठीक। इसका मतलब जो डिस्टेंस है वो तुम स्पीड इंटू टाइम नहीं लगा सकते, क्यों? गोपी, समझ में आई बात? तुम्हें एक गिवन टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल निकालनी है, तो मैंने तुमसे कहा कि स्पीड कांस्टेंट नहीं होती है, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम तुम नहीं लगा सकते। अब बात आती है कि कैसे करोगे, ठीक है? मैंने पहले कहा कि इसमें बड़ा सोच समझ के क्वेश्चन बनाए जाते हैं, बड़े ध्यान रखना। सबसे पहला, एक तो ये निकाल लेना कि वो टी इक्वल टू जीरो पे कहां पे था। पोजीशन एट टी इक्वल टू जीरो पे निकाल लेना। दूसरा, एम्पलीट्यूड फाइंड कर लेना, ओमेगा फाइंड कर लेना, टी फाइंड कर लेना, और फिर टी बाई फोर टाइम फाइंड कर लेना। इतनी चीजें फाइंड कर लेना, फिर तुम्हें अपने आप ही पता चल जाएगा क्या है क्वेश्चन। बस केवल इतना करना, फिर अपने आप दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा। पोजीशन एट टी इक्वल टू जीरो, ए, ओमेगा टी और टी बाई फोर, इतना निकालना है तुम्हें जो है, ठीक है? एग्जाम्पल देखो तब समझ में आएगा। तुम्हें x इक्वल टू -4 साइन, एक सेकेंड, पाई टी अपॉन टू, ये दिया हुआ है। और तुम्हें डिस्टेंस निकालनी है 0 से 3 सेकंड के बीच में। अब मुझे बिल्कुल बताते हुए चलो जो मैं पूछता जाऊं। एम्पलीट्यूड 4 है, क्यों गोपी? यदि एम्पलीट्यूड 4 है और टी इक्वल टू जीरो पे वो मीन पोजिशन में है, क्यों? साइन की इक्वेशन है ना, मीन पोजिशन में। और किधर को मूव कर रहा है? टुवर्ड्स -a। उसके बाद ओमेगा की वैल्यू तुम्हें दिख रही होगी π/2 दिख रही होगी, क्यों? देखो जरा, ओमेगा की वैल्यू π/2, तो इसका मतलब टी की जो वैल्यू होती है वो 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो वो 4 सेकंड दिख रही होगी। और t/4 की वैल्यू 1 सेकंड दिख रही होगी। बता, कोई डाउट है इसमें? नो सर। अब तू फिगर बना ले अपने आप, तू खुद ही थोड़ा सा भी दिमाग लगाएगा तो अपने आप तुझे पता चल जाएगा कि कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की उसने। देख, ये 0 है, ये +4 है, ये -4 है, और t इक्वल टू जीरो पे यहाँ पे है, और ये इधर को चल रहा है।
तो उज्जवल दिमाग लगा और बता कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की उसने। सर 0 से 1 तक। बता 3 सेकंड। 0 फर्स्ट इक्वल थ्री टू 1 सेकंड सेकेंड तक। फर्स्ट 3 सेकंड में बता कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, जरा बता, दिमाग लगा जरा। गोपी ने बिल्कुल सही कहा, डिस्टेंस ये 12 मीटर, ऑलरेडी 12 मीटर ट्रेवल करेगा। क्यों, देख। एक बता, 1 सेकंड में यहां गया, 2 सेकंड में यहां आया, और 3 सेकंड में यहां आया, बता। ये बता 0 है, ये T/4 है, इसका मतलब 1 सेकंड हो गया। फिर ये 1 सेकंड और है, मतलब यहाँ पे ये 2 सेकंड में है, और फिर यहाँ पे 3 सेकंड में है। बता क्लियर है या नहीं है? ये सर 12 मिनट। तो बस हो गया, 4 ये चला, 4 ये चला, और 4 ये चला। मेरे का समझ में आया बेटा, ये बता जो है। पॉइंट क्लियर हुआ। इस टाइप के क्वेश्चंस को तुम लोग कैसे करते हो जो है, ये कर ले। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप। नोट कर लिया? यस सर। इसको भी सीधे एग्जाम्पल से ही बता देता हूँ, हाँ? टाइप 11 हो गई। इसमें क्या है ना, जैसे तुम्हें y इक्वल टू मान लो ऐसे दिया हुआ है, A1 sin ω t प्लस A2 sin 2ω t प्लस A3 sin 3ω t, मान लो ये दिया हुआ है। अब देखो, ये साइनोसॉइडल फंक्शन है, और इसका जो टाइम पीरियड है वो 2π/ω है, क्यों? ये भी साइनोसॉइडल फंक्शन है। अच्छा, इसको T0 कह देता हूं मैं, हाँ। ये भी एक साइनोसॉइडल फंक्शन है, इसका जो टाइम पीरियड है वो 2π/2ω है। इसका मतलब T0/3 है, 2 है सॉरी। और इसी टाइप से ये भी एक साइनोसॉइडल फंक्शन है, और इसका जो टाइम पीरियड है वो 2π/3ω है। इसका मतलब T0/3 है। पहले ये बताइए, ये समझ में आया कि 3 साइनोसॉइडल फंक्शंस हैं, उनको मिला के तुम एक वो बना रहे हो, क्यों? उनको मिला के तुमने एक वाई फंक्शन बनाया। तो अब क्वेश्चन ये है कि इसका टाइम पीरियड कितना होगा। तुमसे क्वेश्चन ये है कि इसका टाइम पीरियड कितना होगा। कोई बात नहीं, क्वेश्चन समझ में आया? पहले ये बता उज्जवल, पहले फंक्शन यस का सर। टाइम पीरियड T0, दूसरे फंक्शन का टाइम पीरियड T0/2, और तीसरे फंक्शन का टाइम पीरियड T0/3। तो y का टाइम पीरियड कितना होगा? तो इसका जो आंसर होगा ना, इसका आंसर T0 होगा। अब बताता हूं रीजन, सुनो क्या है। ये बताओ, T0 टाइम में जो पहला फंक्शन है वो फर्स्ट टाइम रिपीट होगा, बता। गोपी बताया है कि नहीं आया, बता जो है। T0 टाइम में पहला वाला जो फंक्शन है वो पहली बार रिपीट होगा, बता। ठीक। और
टी नॉट टाइम में जो दूसरा फंक्शन है वो सेकंड टाइम रिपीट हो रहा होगा। बताओ उजल। यस सर। उसका टाइम पीरियड टी नॉट बाई टू है ना बेटा, ये बता टी नॉट बाई टू है, तो इसका मतलब वो सेकंड टाइम रिपीट हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा, बता जो है। और इसी टाइम पे टी नॉट टाइम में जो तीसरा फंक्शन है वो थर्ड टाइम रिपीट हो रहा होगा। तो इसका मतलब मैं ये नहीं कह सकता हूं कि टी नॉट टाइम पे पूरे के पूरे फंक्शंस रिपीट हो रहे होंगे, बता। भाई सिंपल सी बात है कि पहला फंक्शन पहली बार रिपीट हो रहा होगा, दूसरा फंक्शन दूसरी बार रिपीट हो रहा होगा, तीसरा फंक्शन तीसरी बार रिपीट हो रहा होगा। इसका मतलब पूरा वाई जो फंक्शन है वो रिपीट मार रहा होगा कि नहीं मार रहा होगा, बता जो है। देयरफॉर टी, सॉरी वाई है, नहीं इसमें मजा नहीं आएगा। देयरफॉर जो वाई होगा इट रिपीट्स इन टाइम टी नॉट। उज्जवल समझ में आया बेटा, ये बता जो है। मतलब तू ऐसे यस मान सर। लेना, देख मैं बताता हूँ तेरे को ना। ऐसे कह ले जो है, एक का मैंने A1 दिया था, दूसरे का A2, तीसरे का A3, जैसे ये मान ले जो है, ठीक है। ये A1 मान ले, ये A2 मान ले, ये A3 मान ले। हाँ, तीन एम्पलीट्यूड अलग अलग हैं और ये एक्सट्रीम पोजीशन है दोनों की, हाँ, तीनों की। इसकी मीन पोजीशन यहाँ पे मान ले, इसकी मीन पोजीशन यहाँ मान ले, इसकी मीन पोजीशन यहाँ पे मान ले, और t = 0 पे मैं एक्सट्रीम पे मान रहा हूँ, हाँ, तीनों को। मान लो, जस्ट जस्ट समझा रहा हूँ। अब तू देख कि टी नॉट टाइम पे क्या होगा, हाँ, ध्यान से देख। टी नॉट टाइम पे ये गया और फिर ये वापस आ गया, बता। बता। यस सर। लेकिन ये वाला क्या होगा, ये दो बार जाके आ चुका होगा। ऐसे गया और फिर एक बार और चला गया होगा, फिर से वहीं पहुंच गया होगा टी नॉट टाइम पे, बता। दूसरी बार यहाँ पहुंच गया होगा और तीसरा वाला फंक्शन तीसरी बार यहाँ पहुंच गया होगा, बता। ऐसे, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर से यहाँ पहुंच गया होगा। तो बता तीनों फंक्शन रिपीट होगा कि नहीं होगा, बता जो है। अब समझ में आया कि नहीं आया। यस सर। ये दो बार रिपीट हुआ है, दूसरा वाला फंक्शन दो बार रिपीट हुआ है, ये कह ले बस हो गया। अब जैसे एक दूसरा एग्जांपल बताना। मान ले T1 3 सेकंड है और T2 मान ले 4 सेकंड है। तो बता इन दोनों का मिला के टाइम पीरियड कितना लिखूं, बता। बता इन दोनों का मिला के टाइम पीरियड कितना लिखूं, बता जो है। हाँ बिल्कुल सही है, ये होगा 12 सेकंड। क्योंकि इस 12 सेकंड में T1 के 4 ऑसिलेशंस हो गए होंगे। ये बता T1 के कितने ऑसिलेशंस हो गए होंगे, बता जो है। 4 ऑसिलेशंस। यस सर। मेका समझ में आ रहा है। 4 ऑसिलेशंस करने के बाद वो 12 सेकंड पे रिपीट हो रहा होगा। और T2 वाले के कितने ऑसिलेशंस हो चुके होंगे, T2 सर 3। 3 ऑसिलेशंस हो गए होंगे और फिर रिपीट मार रहा होगा, क्यों। तो इसका मतलब पूरा फंक्शन ही रिपीट हो रहा होगा। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। मैथ्स में इसको कुछ कहते भी है ना, एलसीएम एचसीएफ कुछ कहते हैं जो है, इसको कुछ कहते हैं एलसीएम। ना, एलसीएम कहते हैं, बस वही वाली बात होगी। अब जैसे फिर से एक चीज और बता दे जो है। मान ले एक फंक्शन है 2 सेकंड, दूसरा फंक्शन है 3 सेकंड, और चौथा फंक्शन है मान ले 4 सेकंड। तो बता इनके क्या होगा, बता जो है। इनका कंबाइंड टाइम पीरियड कितना होगा, 12 सेकंड होगा, क्यों। यस सर। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, 12 सेकंड होगा। क्योंकि पहले वाले के 6 ऑसिलेशन हो चुके होंगे, दूसरे वाले के
4 ऑसिलेशंस हो चुके होंगे और तीसरे वाले के 3 ऑसिलेशंस हो चुके होंगे और वो रिपीट मान रहा होगा, बस हो गया सर बस इसमें एलसीएम, है। सर इसमें बस एलसीएम ले लेना है एलसीएम ले ले, बस इससे। लॉजिकली देखना अपना, क्यों भाई तू वो यस मत सर। देख कि क्या है, वो लॉजिकली देख, बस हो रहा है कि नहीं हो रहा है बता, जो फंक्शन रिपीट हो रहा है हाँ बस। सर, वैसे तो समझ गया। यस सर। समझ गए ना, लॉजिक समझ गए, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। 12 है मेरे ख्याल से ना। इसमें क्या है देखो, एक कोई बॉडी है और इसमें ना दो एस एच एम, 2 SHMs सुपर इम्पोज किए जाते हैं, सुपर इम्पोज्ड। और ये जो 2 SHM है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में है। तो तुम्हें उसका पाथ निकालना है, या ट्रिजेक्ट्री कह सकता है वो, या वो कौन सा कर्व बनाएगा, कुछ भी कह लो, ये कह सकता है। और वो जो भी कर्व बनाएगा, इसको कई बार हम ना लीजा जॉस फिगर्स भी कहते हैं बेटा, जो है लीजा जॉस फिगर्स। एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, सुन लो। किसी बॉडी पे 2 SHM परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में सुपर इम्पोज किए हुए हैं, तो तुम्हें रिजल्टेंट पाथ, ट्रेजेक्ट्री, कर्व, कुछ भी कह लो, वो निकालना होता है। और जो भी कर्व आएगा या जो भी फिगर बनेगी, उसको हम कई बार क्या बोलते हैं, लीजा जॉस फिगर्स बोलते हैं। लेकिन ये एक्चुअल में जनरल टाइप हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। अब कैसे है देखो, बताता हूँ जो है। परपेंडिकुलर एसएचएम्स दिए हुए हैं, एक तरीके से तुम्हें एक्स टी और वाई टी इक्वेशंस दे रखी हैं, बता। बता गोपी, समझ में आ रहा है? तेरे को परपेंडिकुलर एसएचएम्स दे रखे हैं, तो इसका मतलब एक तरीके से एक्स टी और वाई टी इक्वेशंस दे रखी हैं, ठीक है। तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं, टी को एलिमिनेट कर लो और एक्स और वाई में रिलेशन निकाल लो, तो पाथ निकल जाता है। बता कभी पहले पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, बता जो है। एलिमिनेट टी एंड फाइंड एक्स वाई रिलेशन में सब। उज्जवल समझ में आया? यस सर। नहीं अभी बता रहा हूँ ना, वो भी बड़े सोच समझ के क्वेश्चन बनाएंगे ना वो, जो है टी को एलिमिनेट करो और एक्स वाई में रिलेशन बना लो, बस हो गया जो है। ये हो जाएगा जो है। अब मैं 3 एग्जाम्पल करवा रहा हूँ, तब समझ में आएगा तुम्हें। एग्जाम्पल 1। एक्स तुम्हें दे रखा है 4 sin ω t, और वाई 6 sin ω t दे रखा है। पाथ निकालना है। तो जरा देखो सिंपल, तुम एक्स अपॉन वाई कर दो, निकल गया, बस हो गया। sin ω t कैंसिल हो गया, बस हो गया। क्यों? ये बता, एक्स अपॉन वाई कर दे तो ये 2/3 आ गया। इसका मतलब वाई इक्वल टू 3/2x हो गया। क्यों? तो जरा बता, स्ट्रेट लाइन आ गई कि नहीं आ गई? यस सर। सर इसमें और कॉम्प्लेक्स कोई क्वेश्चन भी आ जाते अभी हैं? बता रहा हूँ, जितने होंगे बस उसी टाइप के बता रहा हूँ तेरे को, और तेरे को सोचना ही नहीं है। ये तो पहले समझ में आया। अभी दूसरी चीज भी बताऊंगा इसमें, ये तो यस क्लियर है। सर। अब एग्जाम्पल 2 देख। एक्स इक्वल टू दे रखा है 4 sin ω t,
और y इक्वल टू दे रखा है 4 cos ओमेगा टी। अब सुन, स्क्वायर और ऐड कर दे, बता। यस सर। स्क्वायर एंड ऐड, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर। तो ये सर्किल बन जाएगा, बता। क्लियर है? यस सर। टी का समझ में आ रहा है मैं टी को कैसे एलिमिनेट कर रहा हूँ बेटा जो है। पहले में तो सीधे डिवाइड कर दिया मैंने, और दूसरे में मैंने स्क्वायर और ऐड कर दिया। ठीक। अब तीसरा एग्जाम्पल देखो। ये पहले भी कर चुके ना इस टाइप की हम, तुम्हें याद होगा। तुम्हें एक्स दे रखा है 4 साइन ओमेगा टी, और वाई दे रखा है 2 कॉस ओमेगा टी। अब सुनो क्या करोगे। ये बताओ, पहली इक्वेशन से जो साइन ओमेगा टी निकला वो x/4 निकला, और दूसरी इक्वेशन से जो कॉस ओमेगा टी निकला वो y/2 निकला। अब तुम स्क्वायर और ऐड कर दो, समझ गया ना? अब स्क्वायर ऐड करो, तो बताओ x²/4 का स्क्वायर प्लस y²/2 का स्क्वायर इक्वल टू 1। इसका मतलब इलिप्स बना। बता उज्जवल। यस सर। अब देख, मजे की बात बताता हूं कि इन तीन एग्जाम्पल्स को वो अलग तरीके से भी पूछ सकता है। देखना क्या है, अलग तरीके से क्या पूछ सकता है, देख। एग्जाम्पल नंबर, फेज डिफरेंस, डेल्टा फाई कहते हैं ना, एम्पलीट्यूड, पाथ। गोपी जरा देखते हुए चलना। हाँ, डेल्टा फाई का मतलब फेज डिफरेंस कह रहा हूं मैं। सबसे पहले देख एग्जाम्पल नंबर 1 में फेज डिफरेंस 0 डिग्री है, देख। ये भी साइन है, ये भी साइन है, बता। बता भाई, दोनों के दोनों साइन है तो फेज डिफरेंस 0 है या नहीं है दोनों में, बता। ये बता, दोनों में साइन और साइन है तो फेज डिफरेंस 0 है या नहीं है, बता जो है। 0 है। अब यस ये सर। बता, एम्पलीट्यूड सेम हो या डिफरेंट हो, क्या फर्क पड़ेगा उसमें? अगर मैं 4 और 6 की जगह अगर 4 भी कर देता तो भी तो सेम कैलकुलेशन रहती, ये बता। ये बता, अगर मैं दोनों का एम्पलीट्यूड 4 और 4 कर देता तब तो सीधे सीधे x इक्वल टू वाई आ जाता ना। ये बता, दोनों का अगर मैं एम्पलीट्यूड 4 और 4 कर देता तो x इक्वल टू वाई आ जाता कि नहीं आ जाता, बता जो है। तो इसका मतलब इसमें स्ट्रेट लाइन बनेगी। उज्जवल समझ में आ रहा है? यस सर। अब दूसरे एग्जाम्पल में देख, एक साइन है और एक कोसाइन है, और तुम्हें याद होगा उसमें 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है, याद आ रहा है? यस सर। लेकिन अब के दोनों के एम्पलीट्यूड मैंने सेम रखे थे, देख। तो क्या बना जरा बता जो है, पाथ क्या बना? सर्किल बना। और लास्ट में ये बता, तीसरे एग्जाम्पल में अगेन एक साइन है एक कोसाइन है, तो 90 डिग्री का फेज डिफरेंस बना। लेकिन अब के मैंने एम्पलीट्यूड डिफरेंट रखे हैं, देख। और अब के पाथ क्या बना है जरा बता जो है, इलिप्स बना है। एलिप्स। यस सर। ये है। अब तेरे समझ में आ गई होगी बात क्या है बेटा जो है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को दो अलग अलग तरीके से पूछ सकता है जो है, ठीक है ना। दो डिफरेंट वेज में आपसे पूछ सकता है, या तो सीधे सीधे इक्वेशंस दियो, और या फिर कुछ इस टाइप से पूछा होगा कि एक्स और वाई में जो ऑसिलेशंस हो रहे हैं उनमें कोई फेज डिफरेंस नहीं है,
और एम्पलीट्यूड डिफरेंट है, ऐसे बोल देगा तुम्हें जो है, तो स्ट्रेट लाइन बनेगी। उसके बाद तुमसे कह सकता है कि एक्स और वाई में जो ऑसिलेशन चल रहे हैं उनमें 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है और एम्पलीट्यूड सेम है, तो सर्किल बनेगा एंड सो ऑन। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्यों? ठीक है। अब थोड़ा सा तुम्हारे दिमाग में ये आ सकता है कि यार ये जो है ना, सुपर इम्पोज का मतलब समझ में नहीं आया, कैसे सुपर इम्पोज फिजिकली कैसे करेंगे, क्यों? ये थोड़ा सा यस सर। दिमाग में आ रहा होगा ना कि सुपर इम्पोज कैसे करेंगे जो है, ठीक है। सुपर इम्पोज कैसे करेंगे, ये थोड़ा सा तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा। देख, पहले तो जो भी मैं फिगर बना रहा हूँ स्मूथ हॉरिजेंटल टेबल में बना रहा हूँ, स्मूथ हॉरिजेंटल टेबल उसमें फिगर बना रहा हूँ। जैसे मान लो ये एक ब्लॉक है, अब तुमने यहाँ पे एक जो है, एक तो स्प्रिंग यहाँ लगा दिया बेटा, एक स्प्रिंग यहाँ लगा दिया, ये एम है, ये K1 है, ये K2 है, और नॉर्मली हम लोग इसको एक्स और इसको वाई लेते हैं, ठीक है। अब ये बता, ओमेगा की जो एक्स डायरेक्शन में वैल्यू होगी वो रूट K1/m होगी, और ओमेगा की जो वाई डायरेक्शन में वैल्यू होगी वो रूट K2/m होगी। बता, बता गोपी, बता, समझ में आया? बता जो है, ठीक है। अब इस पोजीशन में दोनों स्प्रिंग्स बोथ, वो मान ले मीन पोजीशन में है, इसका मतलब दोनों स्प्रिंग्स नेचुरल लेंथ पे हैं, क्यों? समझ में आया उज्जवल? दोनों स्प्रिंग्स क्या हैं, नेचुरल लेंथ पे हैं। अब तू मेरे को एक बात बता बेटा, इसी को कहते हैं दिमाग, समझ गया? अब तूने इसको 5 मीटर डिस्प्लेस करके छोड़ दिया, तो इसका मतलब एक तरीके से, और ये वाला एंगल कुछ भी कह देता हूं मैं, ये 53 डिग्री है मान ले, ये 3 मीटर हो गया और ये 4 मीटर हो गया, हाँ। अब मुझे बिल्कुल सही बताना, बिल्कुल सही तरीके से ये बता, जो एक्स की वैल्यू होगी, ठीक, वो होगी 3 cos ω xt, और जो y की वैल्यू होगी वो 4 cos ω होगी। बता। नहीं, अभी ओमेगा एक्स और ओमेगा वाई डिफरेंट है ना यहाँ पे बेटा जो है, अभी तो मैंने जनरल बताया तेरे को, अभी जनरल बताया। अब ये बता कि अगर K1 और K2 इक्वल हो जाए मान लें, तो फिर उस केस में ω x = ω y = ω होगा, क्यों? समझ में आ रहा है उज्जवल? यस सर। अब बता, अब ये इक्वेशन बन गई, बता नहीं बन गई? बता, जो x = 3 cos ω t और y = 4 cos ω t, क्यों? तो बस x/y की वैल्यू जो आ रही होगी तुम्हें दिख रही होगी, x/y = 3/4, स्ट्रेट लाइन होगी, बस हो गया। तो एक सुपर इम्पोज का मैंने तरीका बता दिया तुम्हें, क्यों? अब बाकी में दिमाग मत लगाना कि सर्किल में कैसे करेंगे, सुपर इम्पोज क्या करेंगे, लेकिन एक सुपर इम्पोज का दिमाग समझ में आ गया कि नहीं आया उज्जवल? यस सर। समझ में आ गया ना बेटा जो है, ये है जो है, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप। नोट कर लिया ना? नोट यस सर। कर लिया ना नोट? ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप क्या होती है, सुनो।
नेक्स्ट टाइप या वो एक एग्जाम्पल अगेन है। तेरे को याद है कि ये ना, मैंने ये बताया था कि ये मान ले अर्थ है, इसमें कोई भी टनल डग कर दे मान ले, याद आ रहा है कुछ? याद आया नहीं आया बेटा बता। ये स्मूथ टनल है। हाँ, स्मूथ टनल। और यहां से अगर एक मास को छोड़ दूं मैं u इक्वल टू 0 से, तो फिर वो ए बी के बीच में, क्यों, बिटवीन ए एंड बी, वो एस एच एम कर देगा, क्यों? और उसका जो टाइम पीरियड होगा वो 2 पाई रूट r/g, या फिर 84.6 मिनट होगा। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उज्जवल बता। यस सर। तो बस इसी को थोड़ा मैं प्रूव कर रहा हूँ कैसे, देख। एक बात बता, तेरे को यहाँ पे ये तो लग रहा होगा ना कि इस जगह पे मीन पोजीशन होगी, बता। यस सर। अब तू कहेगा मीन पोजीशन कैसे होगी, तेरे दिमाग में आ सकता है ना, आना चाहिए मतलब जो है। सर एक बात बता, ये यहाँ पे पोजीशन। ग्रेविटेशनल फोर्स लगा होगा, भाई बता रहा हूँ क्यों है, जीरो नहीं है वैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन वो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन से एडजस्ट हो जा रहा होगा। समझ में आ रहा है बेटा? ये बता, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है और ये नॉर्मल रिएक्शन है, क्यों? तो इसका मतलब इस जगह पे वो वहां से आ रही होगी ना, टनल के उससे आ रही होगी बेटा, जो है एफ इक्वल टू एन हो गया होगा, क्यों? तो यस इसका सर। मतलब एफ नेट 0 आ गया होगा, इसलिए मैंने इसको मीन पोजीशन कही। अब देख, ये बता कि जब इसको मैं एक्स डिस्प्लेस किया मैंने इधर पे, हाँ, अब इधर को एफ लगेगा ना, बता। और ये डिस्टेंस मान ले आर है, ये बता इधर को एफ लगेगा कि नहीं लगेगा? और इस एफ का जो इधर को कंपोनेंट आएगा ये थीटा, कॉस थीटा, वो नेट रेस्टोरिंग फोर्स बनेगा। पहले ये बता, क्लियर है कि नहीं है? एट एक्स, एफ का जो साइन थीटा कंपोनेंट होगा ये तो नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस होगा, क्यों? उज्जवल बता। यस सर। और जो एफ का कॉस थीटा कंपोनेंट होगा ये नेट रेस्टोरिंग फोर्स बनेगा। कोई डाउट है यहाँ पे, बता। एफ का जो साइन थीटा कंपोनेंट होगा वो तो नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस हो जाएगा, और एफ का जो कॉस थीटा कंपोनेंट होगा वो बनेगा नेट रेस्टोरिंग फोर्स। इसका मतलब जो मैंने एफ नेट लिखा वो मैंने लिखा माइनस एफ कॉस थीटा, ठीक है। और जरा बता, एफ को मैंने माइनस एम टाइम्स ई लिखा, और कॉस थीटा को मैंने एक्स बाई आर लिखा। तो बता तेरे को कोई प्रॉब्लम? अबे ग्रेविटेशनल फोर्स याद नहीं आ रहा? एम इंटू जी भी होता है और एम इंटू ई भी होता है, बता उज्जवल। ग्रेविटेशनल फोर्स एम इंटू जी भी होता है और एम इंटू ई भी होता है ना, ठीक। तो ये यस कितना सर। बना जरा बता, जो है माइनस एम। अब ई का फॉर्मूला बेटा तुम्हें याद होना चाहिए, मेरी गलती नहीं है उसमें। जी एम अपॉन आर क्यूब इंटू स्मॉल आर होता है, ई का फॉर्मूला ये होता है। और ये आ गया एक्स बाई आर। अब जरा देख, आर से आर हो गया कैंसिल, समझ में आया?
और जरा चेक करना बेटा, ये माइनस के एक्स टाइप का आ गया कि नहीं आ गया, बता। बता, ई का फॉर्मूला याद है कि नहीं है, बता जो है, ये बता। ई इनसाइड किसी भी पॉइंट पे जो फॉर्मूला होता था वो होता था जी एम अपॉन आर क्यूब इंटू स्मॉल आर होता था। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बता ज्वल। यस सर। तो यहां से जरा बताना के की वैल्यू कितनी है। मेरे ख्याल से के की वैल्यू आ रही है जी एम एम अपॉन आर क्यूब आ रही है, क्यों? हाँ, के की वैल्यू आ रही है जी एम एम अपॉन आर क्यूब। तो यहां से देखना एम अपॉन के की वैल्यू आर क्यूब अपॉन जी एम आ रही है। और इसको जरा देखना, मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, ये बता जो है आर अपॉन जी एम अपॉन आर स्क्वायर, पता। और इसको मैं आर बाई जी लिख सकता हूँ, देख। देख जरा, ये हो गया। यस सर। अब लास्ट में जरा बता, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता था? टू पाई रूट एम बाई के होता था, क्यों? टू पाई रूट एम बाई के। तो एम बाई के की मैंने ये वैल्यू रख ली, जरा देख, एम बाई के की मैंने ये वाली वैल्यू रख ली। तो टू पाई रूट आर बाई जी आ गया कि नहीं आ गया, बता जो है। ये हो गया बस, हो गया। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, ठीक है। बाकी चलो फिर करते हैं नेक्स्ट टाइम में। ओके, थैंक यू एंड गुड सर नाइट। बाय सर। बाय।